आज हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा जीन प्रवर्धन का अध्ययन करेंगे। पीसीआर विशिष्ट डीएनए खंडों का प्रवर्धन करता है और यदि डीएनए खंड जिसका एम्प्लीफिकेशन प्रवर्धन होना है उसके दोनों रज्जुकों के 3 प्राइम छोर के जो सीक्वेंस हैं यदि वो ज्ञात हो तो सरलता से उनके पूरक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स निर्मित किए जा सकते हैं और जीन का प्रवर्धन हो सकता है और कई प्रतियां प्राप्त होती हैं। पीसीआर टेक्निक के बारे में कैरी मुलिस ने सर्वप्रथम बताया था। प्रवर्धित डीएनए का क्लोनन प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है अथवा उसका उपयोग किसी विश्लेषणात्मक विधि में भी किया जा सकता है। दो संश्लेषी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड निर्मित किए जाते हैं जो आवर्धित किए जाने वाले डीएनए खंड के दोनों छोरों के 3 प्राइम छोरों के पूरक होते हैं। यदि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की तरह ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की तरह कार्य करते हैं और डीएनए पॉलीमरेज इन प्राइमर के 3 प्राइम हाइड्रोक्सी समूह का उपयोग करके जीन या डीएनए खंड को टेम्पलेट की जिसका प्रवर्धन होना है उसको टेम्पलेट की तरह उपयोग करके नए डीएनए खंड का संश्लेषण या पूरक रज्जुकों का संश्लेषण करता है। संकरित प्रोब के 3 प्राइम छोर एक दूसरे के की दिशा में अभिविन्यासित रहते हैं और ये प्राइमर ऐसे स्थित रहते हैं कि आवर्धित किए जाने वाले डीएनए खंड का संश्लेषण कर सकें। यहाँ चित्र में इसे दिखाया गया है। ये डीएनए खंड है जिसका प्रवर्धन करना है और ये उस डीएनए के फ्रैगमेंट का भाग है जिसे किसी जीव से प्राप्त किया गया है। तो सर्वप्रथम इसे गर्म करते हैं, उष्मायित करते हैं जिससे कि ये डीएनए विकृत हो जाता है और दोनों स्ट्रैंड्स पृथक हो जाते हैं। फिर इसमें संश्लेषी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर डालते हैं और डीएनटीपीज डालकर ठंडा करते हैं। तो जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर है वो 3 प्राइम छोरों की तरफ अनील कर जाता है और इससे ये प्राइमर की तरह कार्य करता है जिससे डीएनए पॉलीमरेज 1 इसको इससे नया डीएनए निर्मित कर सके, पूरक रज्जुक को निर्मित कर सके। फिर इसके पश्चात हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं जो कि 5 प्राइम 3 प्राइम दिशा में डीएनए संश्लेषण करती है इन प्राइमर्स का उपयोग करके। फिर इसके पश्चात जब नए पूरक रज्जुक संश्लेषित हो जाते हैं तो हम पुनः स्टेप 1 और स्टेप 2 को रिपीट करते हैं। तो इस तरह से फिर से जब स्टेप 1 रिपीट करते हैं तो दोनों जो 4 डीएनए स्ट्रैंड्स प्राप्त हुए हैं वो विकृत हो जाते हैं और फिर उसके बाद इसमें हम प्राइमर्स डालकर ठंडा करते हैं तो वो प्राइमर्स अनील कर जाते हैं और फिर से जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो प्राइमर का उपयोग करके नए पूरक रज्जुक का निर्माण या संश्लेषण करती है। तो ये प्रक्रिया कई बार करने से आफ्टर 25 साइकिल्स जो टारगेट सीक्वेंस है वो 10 टू द पावर 6 टाइम्स बढ़ जाता है, 10 टू द पावर 6 गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम कई डीएनए की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि चित्र में दिखाया था विलगित डीएनए जिसमें वांछित जीन या डीएनए खंड उपस्थित है जिसका प्रवर्धन करना है उसे 90 से 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके विकृत करते हैं। फिर अधिक मात्रा में दोनों प्राइमर मिलाकर ठंडा करते हैं। दोनों प्राइमर अपने पूरक क्रमों द्वारा डीएनए विरचन प्रिपरेशन से अनील हो जाते हैं। फिर 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मिलाए जाते हैं और फिर डीएनए खंड का चयनित रूप से प्रतिकृतिकरण होता है। इस क्रिया को टैग पॉलीमरेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है। ये एंजाइम ऊष्मा स्थायी होती है, ऐसे बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती है जो 90 डिग्री सेल्सियस पे जीवित रहता है। अतः ये गर्म करने के चरण के पश्चात भी एंजाइम सक्रिय रहती है, इसलिए इसे बार बार नहीं मिलाना पड़ता है। प्रत्येक चक्र में विकृतीकरण गर्म करने से, एनीलन ठंडा करने से तथा प्रतिकृति चरण होते हैं।
जिससे डीएनए खंड की संख्या दोगुनी हो जाती है। ये चक्र 25 से 30 बार स्वचालित पीसीआर मशीनों द्वारा किया जाता है, तो डीएनए खंड अत्यधिक आवर्धित हो जाता है, जिनका की उपयोग क्लोनन अथवा विश्लेषण के लिए, विश्लेषण अध्ययनों के लिए किया जा सकता है। जिन प्राइमर का उपयोग पीसीआर में होना है, उनका निर्माण यदि ये ध्यान में रखकर किया जाए कि उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट भी हो, तो उनका क्लोनन में उपयोग सरलता से किया जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग आरडीटी के उत्पादों का परास प्रोटीनों से लेकर इंजीनियरित जीवों तक फैला हुआ है। तकनीक द्वारा अधिक मात्रा में प्रोटीन तो प्राप्त होती ही है, ऐसे सूक्ष्म जीव भी निर्मित किए गए हैं जो विशिष्ट कार्य में दक्ष हों, तथा ऐसे पादप एवं जंतु विकसित किए गए हैं जो जिनका की उपयोग कृषि अथवा औषधि क्षेत्र में होता है। औषधि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले कुछ उत्पाद इस प्रकार से हैं। प्रतिस्कंदक, इसका उदाहरण है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये प्लाज्मिन का सक्रिय की तरह कार्य करता है और रक्त स्कंदक को घोलता है। तो इनका उपयोग जो है ऐसे रोगियों के लिए किया जाता है जिन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है। फिर मनुष्य में उपयोग में आने वाली इंसुलिन, ये मधुमेह उपचार के लिए की जाती है। रक्त कारक कारक 8 स्कंदन को बढ़ाता है, और जो हीमोफीलिया के रोगी हैं उनमें ये कारक उपस्थित नहीं होता है, तो उनके उपचार के लिए इस कारक 8 का उपयोग होता है। तो जो आरडीटी द्वारा कारक 8 निर्मित होता है वो इसलिए अधिक उपयोगी होता है क्योंकि उसमें संक्रमण के जो चांसेस हैं वो उसकी संभावना नहीं होती है, जो कि रक्त ट्रांसफ्यूजन के समय अधिक होती है। तो वो आरडीटी से प्राप्त कारक 8 के द्वारा संक्रमण होने की संभावना नहीं होती है। आरडीटी के द्वारा वैक्सीन का भी निर्माण किया जाता है। वायरल आवरण प्रोटीन हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को प्राइम करने के लिए उपयोगी होते हैं और सक्षम भी होते हैं। ये उतने ही सक्षम होते हैं जितना कि मृत वायरस सक्षम होता है। पहले वैक्सीन निर्माण के लिए मृत वायरस का उपयोग किया जाता था, पर आजकल वायरल आवरण प्रोटीन का उपयोग किया जाता है और वो अधिक सुरक्षित होते हैं। इसके द्वारा जो वैक्सीन निर्मित की गई है उसका उदाहरण हेपेटाइटिस बी है। अन्य उदाहरण है वृद्धि कारक इराइथ्रोपोइटीन, मनुष्य वृद्धि हार्मोन, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स इत्यादि। ये उत्पाद आरडीटी के द्वारा बनाए गए हैं जिनका रोग निदान जिसके कारण रोग निदान सरल हो गया है। एड्स परीक्षण के जो कारक हैं जो उपयोग में आते पदार्थ, उनका भी निर्माण आरडीटी के द्वारा किया गया है। फिर आणविक रोगों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ मॉलिक्यूलर डिजीजेस, डीएनए क्रम में उत्परिवर्तन की पहचान हम आरएफएलपी एनालिसिस तथा सदन प्लॉटिंग के द्वारा कर सकते हैं। उपयुक्त प्रोब की सहायता से सदन प्लॉटिंग द्वारा किया जा सकता है। इसके द्वारा कई रोगों के आणविक आधार के बारे में पता चला है। उदाहरण के लिए सिकल सेल अनीमिया, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये वंशानुगत रोग है। तो इनके बारे में हम अध्ययन इस आरडीटी के उत्पादों के द्वारा कर सकते हैं। फिर उद्योग में आरडीटी द्वारा निर्मित एंजाइम का उपयोग डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होता है, शर्करा एवं चीज उत्पादन में होता है। इन उत्पादों में आरडीटी के प्रोडक्ट्स का उपयोग होता है। इंजीनियरित प्रोटीन का उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में होता है जिसके द्वारा स्वाद बढ़ाने में, पोषण को पूर्णता प्रदान करने में और सुगंध बढ़ाने के लिए होता है। ऐसे सूक्ष्म जीवों को इंजीनियरित किया जा रहा है जिसमें जिसमें जिससे उनमें नए चयापचयी प्रक्रम हो, जिसके द्वारा तेल एवं खनिजों का निष्कर्षण खदानों से किया जा सके, तेल रिसाव का पाचन हो सके, अपशिष्ट ढेर एवं माहितवल का विशरण हो सके। ऐसे सूक्ष्म जीव निर्मित किए जा रहे हैं। फिर कृषि में इंजीनियरित पादप बनाए जा रहे हैं जो सूखा, पाला तथा परोपजीवी एवं रोग के विरुद्ध इनकी रोधक क्षमता अधिक होती है और इसके कारण ये कृषि में उत्पाद को बढ़ाते हैं।
एवं हानिकारक रसायनों के उपयोग को कम करते हैं। इसलिए ऐसे इंजीनियरिंग पादप बनाए जा रहे हैं। फिर संपूर्ण जंतु का क्लोनन हो सकता है। हानि ये है कि कई टॉक्सिन निर्मित हुए हैं जिनका उपयोग जैविक युद्ध में किया जाता है। फिर इंजीनियरिंग पौधों एवं जीवों से होने वाली संभावित हानि का परिवीक्षण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए।